करते हैं चैप्टर 9 का क्लास 12 के। वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम कौन से पार्ट पे आ गए हैं? हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे। जो हमारा सेक्शन सी था और वो हमारे और सेक्शन थे उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम कौन से करेंगे? जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस तरह से ये सब कुछ यहाँ पर आने वाले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर सिंपल और कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल भी बार बार पूछा जाता है। ये तीनों में से यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसा होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बड़ा देखने के लिए। मतलब कि यदि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो छोटी है और यदि आप उसे बड़ा देखना चाहते हैं तो उसके जगह आप क्या करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अखबार आप पढ़ते हैं तो एक इस तरह का आप वो जो हमारे जियोमेट्री बॉक्स आते थे उनमें भी एक इंस्ट्रूमेंट निकलता था जिससे आप इस तरह से यूज़ करते थे तो आपको वर्ड्स बड़े बड़े दिखते थे। तो उसी तरह का उसमें भी क्या होता है? वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही काम करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको बड़ा, मतलब लार्ज इमेज फॉर्म करने के लिए, उनकी लार्ज इमेज देखने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टू सी लार्ज इमेज। तो उस लार्ज इमेज को देखने के लिए किसका? हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। मतलब छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए किया जाता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं इसका डायग्राम कि मतलब कैसे छोटी इमेज को, ये छोटे जो हमारा ऑब्जेक्ट का फाइल छोटा, उसकी इमेज कैसे बड़ी फॉर्म होती। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस तरह से उसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो आइए रे डायग्राम इसका बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर, ये आप जानते हैं, इससे आप परिचित होंगे। ये क्या होता है? हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस ये है और यहाँ पर इसकी क्या है? मान लीजिए यहाँ पर इसकी फोकस है, यहाँ पर इसकी फोकस है। हमने क्या किया? यहाँ पर रखा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या रख दिया? हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये इसका बी हो गया और ये ऑब्जेक्ट की हाइट हमने बी ए से यहाँ पर लिख दी। इसकी ए और बी हमारी क्या हो गई? ये हमने ऑब्जेक्ट इस फोकस के बीच में यहाँ पर रख दिया है। तो अब क्या होगा? जो हमारी रे है, पहली रे कैसे जाएगी? इस पर एक पैरेलल रे जाएगी। और यदि आपको पता है जो पैरेलल रे यदि किसी भी लेंस पर या मिरर पर, जो भी हम पढ़ते थे पहले, हमने कन्वेक्स मिरर के और अब लेंस में भी, तो सब में एक ही फेमिना होता है। क्या होता है? जो चीज़ है वो फोकस से पास होती है। तो ये यदि पैरेलल रे आई है तो ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, ये आपको पता है। तो इसको हम क्या करते हैं? फोकस से पास कर देते हैं। तो ये मान लीजिए ये हमारी कहाँ से हो गई? ये फोकस से पास होगी। अब हम दूसरी रे डालेंगे। तो दूसरी रे के लिए क्या बनाएंगे? यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, क्योंकि दूसरी रे हमारी कहाँ से पास होगी? सेंटर से। मान लीजिए ये हमारे इस लेंस का सेंटर है और इस सेंटर से क्या हुई? हमारी एक रे पास हुई इस तरह से। ये हमारी क्या हो गई? एक सेंटर से रे पास हो गई। इसको थोड़ी सी सीधी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये सेंटर से हमारी ये एक रे पास हो गई। तो इतना क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने इस डायग्राम को इतना बनाया है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर यदि आप देखें तो ये दो रे आपस में तो कहीं यहाँ पर तो मीट करने वाली है नहीं। मतलब ये भी देखिए, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर तो ये मीट करेंगे नहीं। क्या पड़ेगा? हमको इनको बैक करना पड़ेगा, इन रे को बैक फॉर्म करना पड़ेगा हमको, और इनको यहाँ पर मीट करा के हमको इमेज फॉर्म करनी होगी। ये आपको पता है। तो आइए इमेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगी तो कैसे करेंगे? इसको बैक ट्रेस करेंगे। तो आइए इसको बैक ट्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बैक ट्रेस इसको करना है।
और ये वाली रे जो आपने बनाई थी उसको भी क्या करना है आपको, बैक ट्रेस करना है, क्योंकि इन दोनों रे से ही ये दोनों रे थी, यहाँ पर तो ये इमेज बनेगी बनानी, लेकिन इनको क्या है अपन को आगे जाके इसमें इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इमेज बनी कैसी है। तो इस तरह से इसमें क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्म कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई, ये यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म यहाँ पर हो गई। इसको नाम दे दिया हमने वी डैश, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या, ए डैश। ये हमारा बी डैश हो गया, ये हमारा ए डैश हो गया। तो यहाँ पर जाके हमारी क्या हुई, इमेज फॉर्म यहाँ पर हो गई। इन दोनों रे को हमने क्या किया, बैक ट्रेस कर लिया, और इस तरह से हमारी यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। अब आप यदि आप खुद भी समझे तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा लिया, ये ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा लिया, और इमेज देखिए आप, इमेज आपको इतनी बड़ी मिली, ऑब्जेक्ट तासा था और ऑब्जेक्ट आपको इमेज इतनी बड़ी मिली। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्क। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है लेकिन इमेज कितनी बड़ी फॉर्म होती है। तो इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप अपना वर्क करता है। तो समझ में आया कि कैसे इमेज बड़ी बन जाती है। इमेज बड़ी इस तरह से यहाँ पर बन जाती है। अब जो थ्योरी में जो डायग्राम हमने बनाया वो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको पता है। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ लेंस। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, सेंटर से और फोकस के बिटवीन में हम प्लेस करते हैं, ये यहाँ पर बिटवीन में प्लेस है भी। उसके बाद क्या है, ऑन एस टू ऑब्टेन वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमें इमेज फॉर्म होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो कैसी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। हमारे किसकी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाई यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ था, ये आपको लिख लेनी है, और ये डायग्राम आपको यहाँ पर बना लेना है। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा वर्क करता है, कि इस ऑब्जेक्ट छोटा लेते हैं और इसकी इमेज कितनी बड़ी फॉर्म यहाँ पर हो जाती है। तो इतना आपको क्लियर है। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट। तो ये तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का छोटा सा एक वर्क था, और डायग्राम समझना था। रे डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारा, इसका रे डायग्राम है। ये क्या है, इसका रे डायग्राम। अब देखते हैं इसकी मैग्निफिकेशन वगैरह वो, और इसका जो छोटा सा वो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो हम आगे करेंगे, कि किस तरह से मैग्निफिकेशन वगैरह निकालते हैं। तो वो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम इसकी मैग्निफिकेशन और देख लेते हैं। आपको नोट कैसे करना है, जो हमने अभी टॉपिक किया उसको नोट करना है, उसके बाद ही यहाँ से इस मैग्निफिकेशन को नोट करना है। और फिर दो केस आएंगे, डिस्टिंक्ट विजन आएगा, एक आएगा इन्फिनिटी पे। तो वो सब आपको लगातार नोट करने, क्योंकि 5 नंबर में आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये तो बोर्ड भर जाता है, इसलिए मैं मिटा देता हूँ उनको। वो थ्योरी और डायग्राम, रे डायग्राम हमने, रे डायग्राम और आखिर तक रहेगा। ये रे डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही सब कुछ है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा उसका थ्योरी फॉर्म अलग लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन आई। जो हमारा मैग्निफिकेशन होती है वो क्या करता है, एंगल जो रेशो होता है किसके इक्वल होता है, जो एंगल सस्पेंडेड बाय इमेज होता है और एंगल सस्पेंडेड बाय ऑब्जेक्ट होता है। जो एंगल हमारी इमेज के द्वारा फॉर्म होता है और जो एंगल हमारी ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉर्म होता है, ये हमारा होता है रेशो किसका, मैग्निफिकेशन। तो इसमें देखिए आपको पता है कि हम जो एंगल है वो क्या करेंगे, दो एंगल बनाएंगे, एक एंगल वाला किसके लिए, इमेज के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एक एंगल बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला एंगल कौन सा होगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, बीटा। अभी पूरा एंगल बीटा कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश सी। इसमें आप यदि सी को देखें तो इस पर ये बीटा एंगल बन रहा है, क्योंकि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ए डैश बी डैश पे। यदि आप इस ट्रायंगल को देखें तो सी पर कहाँ बन जाएगा हमारा, ये बीटा एंगल बन जाएगा, क्योंकि बीटा एंगल कहाँ बनता है, जहाँ इमेज फॉर्म होती है। अल्फा आपको याद है, हम रे डायग्राम बनाए थे, अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा इमेज के साथ, और गामा किसके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनाया करते। तो बीटा कहाँ बनेगा इसके लिए, ए डैश बी डैश के लिए बने, क्योंकि ये इसी का एंगल है। एक ए डैश बी डैश सी वाले ट्रायंगल के लिए भी ये बीटा एंगल होगा। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके बाद आएगा उसमें क्या होगा, हम ट्रायंगल, ये आप अच्छी से समझाते हैं आपको। ये ट्रायंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश
और जो सी है उसमें क्या हुआ, ये बीटा एंगल यहाँ पर हमारा बना है, ये बीटा एंगल हमारा यहाँ से बना है, यहाँ पर ये बीटा एंगल बना किसके लिए, इमेज के लिए। और यही हमारा जो बीटा है वो एक ट्रायंगल के लिए और होगा, कौन से, देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है उस वाली क्योंकि देखिए ट्रायंगल तो ये वाले बस ट्रायंगल अलग है, बाकी सी पॉइंट तो दोनों में कॉमन है ना, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो दोनों के लिए होगा, तो इसके लिए भी ये हमारा एंगल बीटा ही होने वाला है। तो ये आपको नेक्स्ट जो हम करेंगे कंपाउंड में उसमें काम आएगा, लेकिन आपको अभी कौन सा याद रखना है, बस जो हमारा किसके लिए बन रहा है, जो हमारे ट्रायंगल एबीसी बन रहा है वो बीटा एंगल याद रखना है। ये किसके लिए बना है, इमेज के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज समझेंगे। यदि मान लीजिए इस पॉइंट पर इमेज बनी है और इससे हम किसी एंगल को यहाँ पर बनाया है हमने, तो जो हम ऑब्जेक्ट के लिए एंगल लेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमको इसी इमेज वाली लाइन में लेना होगा। मतलब कि यदि हम दो एंगल के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो सेम लेना पड़ता है। मतलब मान लीजिए इस यदि ए बी पे हमारा क्या हुआ है, इस यदि ए बी पे हमारी क्या हुई है, इमेज फॉर्म हुई है, और इसी पे क्या बना है हमारा, बीटा एंगल यहाँ पर बना है, इस तरह से यहाँ पर बीटा एंगल यहाँ पर बना है इसी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर हमको ये इस वाली रे में हमको कहीं पर हमारा जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है वो भी लेना है। क्यों, क्योंकि हम दोनों एंगल का कंपैरिजन सेम रेफरेंस पॉइंट पर करते हैं। मतलब जहाँ जिस लाइन में आप तो इतना समझ लीजिए, उस लाइन में हमारी इमेज बनी, उसी रेफरेंस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, फिर उस पर एंगल बनाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अब आपको डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ज़्यादा समझ में ना आया हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात। आपको याद रखना है कि सेम रेफरेंस पॉइंट से हम दो एंगल के बीच में कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट इसको नाम दे देते हैं हम A1, क्योंकि A डैश पहले हो चुका है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से एक हम क्या करते हैं, रे बनाते हैं। ये यहाँ से हमारी यहाँ पर ये रे बन गई, और इस रे से फ़ायदा क्या हुआ अभी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी कैसी है, थोड़ी सी बैंड सी बन रही है, इसको अब अच्छे से बनाते हैं जिससे हमारा डायग्राम अच्छा दिखे। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, इस तरह से ये लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस लाइन में हमारी इमेज बनी थी उसी पे हम उसी सेम लाइन पे हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट लेके चले, क्योंकि हम इन जो एंगल जब कंपेरिजन करते हैं तो वो सेम रेफरेंस पॉइंट पर करते हैं। मतलब जिस लाइन में इमेज है उसी पर हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, और ये हमारा जो एंगल बन जाएगा, ये कौन सा बन जाएगा, अल्फा। ये बन गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट वाला एंगल। तो समझ में आ गया किस तरह यहाँ पर इस सेम पॉइंट लेके हम इस चीज़ों को बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा एंगल हमने कैसे बना लिए। अब हमारा जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको किससे हम लिखते हैं, एम से लिखते हैं। और जो एम का फॉर्मूला पता है आप क्या होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता है ना, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू में साइज ऑफ इमेज अपॉन में क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा आपको पता ही है, हमारा एम का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन। और यदि आप इस डेफिनेशन के अनुसार देखें तो उसमें क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय इमेज। जो एंगल सस्पेंड करती कौन, इमेज। तो एंगल हमारी जो इमेज बनाती है वो कौन सा है, बीटा है। और बाय इमेज टू द एंगल सस्पेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, जो हमारा एंगल बनाता है ऑब्जेक्ट, उस रेशियो को हमारी मैग्नीफिकेशन इक्वल आता है। तो ये बन गया हमारे मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर फॉर्मूला। तो बीटा अपॉन में अल्फा ये बन गया, ये आगे आगे काम आने वाला है। तो इतना आपको समझ में आया किस तरह से हमने इसको फॉर्म यहाँ पर किया। ये आपको समझ में आया होगा कि सेम रेफरेंस पॉइंट से हम इन चीज़ों को लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसको हम आगे बनाएंगे। आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब जो केसेस हैं उनको करेंगे। तो केस 1 क्या है और केस 2 क्या है, उनको समझेंगे। तो मैग्नीफिकेशन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हमारा जो केस 1 है उसको। अब देखिए हम केस 1 करते हैं। तो केस 1 में क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट और डिस्ट्रिक्ट मेजर।
तो सबसे पहला क्या है हमारा केस बने इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, मतलब जो इमेज हमारी वो नियर पॉइंट पे बन रही है, और इसे क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट विजन नाम से भी याद आती है। ये डिस्ट्रिक्ट विजन क्या होता है, मतलब कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर हमको बिल्कुल चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे आप भी यदि एक मिनिमम डिस्टेंस की बुक को पढ़ते हैं तो आपको क्लियर दिखती है, लेकिन ज़्यादा पास ले आएंगे तब भी वो अच्छी से नहीं दिखेगी, ज़्यादा बहुत आंखों के पास, और थोड़ी दूर रख देंगे तब भी वो अच्छे से आपको नहीं दिखेगी। तो एक डिस्टेंस होती है आपकी भी, मतलब यदि आप किसी बुक का एग्जाम्पल लिया तो बुक को भी एक डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पास में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा दूर में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो डिस्टेंस विजन समझ सकते हैं कि एक मिनिमम डिस्टेंस जिससे हमको क्लियरली चीज़ें दिख सकें। तो ये होती है डिस्टेंस विजन। तो इसके लिए हम केस पढ़ेंगे, केस 1। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो मैग्निफिकेशन है उसको हम लेके चलेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बीटा अल्फा, और ये क्या है बीटा अल्फा फॉर स्मॉल एंगल के लिए ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, फॉर स्मॉल एंगल। ये सब किसके लिए ले लेंगे हम, फॉर स्मॉल एंगल। अब फॉर स्मॉल एंगल आपको पता है ये बीटा किसके लिए जाएगा, टेन बीटा का कल जाएगा, ये अल्फा टेन अल्फा के कल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, ये आप पहले भी कर चुके हो अलग अलग जो कि हमने केसेस किए थे उनमें। तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम इसको कर लिख देते हैं, इसको थोड़े से ऊपर लिख देते हैं, फॉर स्मॉल एंगल। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या आ जाएगा m, यहाँ पर टेन बीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा टेन अल्फा यहाँ पर आ जाएगा फॉर स्मॉल एंगल के लिए। आपको पता है किस तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा वो अपन किया करते, तो वो यहाँ पर स्मॉल किस लिए हो रहा है, फॉर स्मॉल एंगल के लिए। ये बीटा एंगल के लिए ये सब कुछ हो गया, ये अल्फा के लिए हो गया। तो एक चीज़ आप और कीजिएगा, जो यहाँ पर हमने ये लाइन बनाई थी इसको क्या करेंगे हम, ये थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो अपन क्या करते हैं, ये एक्चुअल में ये कहाँ तक जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है। तो इसको अपन क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला देते हैं। नहीं तो आप क्या है फिर कहेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला दें, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइन जा कहाँ रही होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जा रही होगी। तो इसको क्या करेंगे अपन, वैसे ही मिला देंगे। तो इसको क्या करेंगे अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला देंगे। तो इस तरह से अपना ये क्या हो रहा था, यहाँ पर अपना बीटा एंगल बन रहा था और पूरे पर, और उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पर इतने पर कौन सा एंगल बन रहा था, अपना अल्फा एंगल बन रहा था। पूरे पर कौन सा था, बीटा था, और जो हमने A1 के लिए बनाया था ऑब्जेक्ट के लिए वो अल्फा बनाया था। तो ये इस तरह से आपको करना था। क्या था वो एक वीडियो में और मैंने क्या हुआ था वो इस तरह से कर दिया, तो बच्चे वहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि ये तो सी से तो लिंक ही नहीं है, लेकिन आपने ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर क्या आगे जाकर ट्रायंगल बनेंगे, तो ये सी से ही होता है। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर चाहें तो लाइन को अटैच करें तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन यदि बिल्कुल सिंपल वे में आप यदि चाहें तो इसको सी से अटैच कीजिए तो भी आपको वो सिंपल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सी से ही बना दिया। तो अब देखते हैं हमारे टॉपिक पे जाते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। तो m इजिकल टू में 10 बीटा और 10 अल्फा यहाँ पर आ गया। अब देखिए आपको 10 का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 10 इजिकल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो 10 इजिकल टू में यदि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो आप देखिए जो बीटा एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है। तो बीटा एंगल यदि आप देखें तो हमने कौन सा लिया था, ए डैश बी डैश और सी। इस वाले पॉइंट पर हमारा ये कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। और ये आपको पता है इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या हो जाएगा, जो m है तो 10 बीटा के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पर, ट्रायंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। ये किस तरह, इस तरह से यहाँ पर कुछ बन रहा है। ये हमारा यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, बीटा है, और ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो यदि आप इसमें देखें तो यदि यहाँ पर 90 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अल्फा यदि बीटा के लिए लिखें तो ऊपर आ जाएगा क्या हमारा ए डैश बी डैश, और नीचे क्या आ जाएगा बेस के लिए, तो बेस के लिए आ जाएगा यहाँ पर बी डैश सी।
तो ये हमने किसके लिए ले लिया सब कुछ, टेन बीटा के लिए। अब देखते हैं टेन अल्फा के लिए। तो आइए टेन अल्फा के लिए देखते हैं। तो टेन बीटा क्लियर हो गया। तो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, A1 B' C, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल कैसे बन रहा है इसको देखिए, ये इस तरह से है और इस तरह से है। ये आपको पता है ये वाला तो हमारा क्या 90 है, ये वाला पॉइंट तो हमारा क्या 90 है। तो ये कौन सा है, B' है, ये C है, और यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ये हाफ के लिए कौन सा है, अल्फ़ा है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, A1 है। तो यदि आप इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपना बेस हो जाएगा। तो इसके लिए लिखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A1 B' हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, बेस तो इसका भी B' रहेगा। तो B' इसका यहाँ पर बेस आ जाएगा। तो ये इस तरह से अपन ने परपेंडिकुलर और बेस वाले यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको लिख लिया। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बेस को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जो इससे चाहिए था वो हमने बना लिया। अब यदि आप देखें तो यहाँ पे ये B' से B' कैंसिल हो जाएगा। अब ये B' से B' कैंसिल हो गया, बहुत समझते हैं। देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, M = में A' B' और इसके नीचे क्या है, B' C है। तो इसको क्या करेंगे, यदि हम इसके यहाँ पर मतलब कि यदि इसको इनटू में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि अपॉन में है इसके बाद ये पलट जाएंगे, अपॉन से यदि यहाँ पर जाएंगे इनटू में तो ये क्या हो जाएंगे, पलट के जाते हैं, मतलब कि ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो यदि ये A' B' और नीचे क्या थे, B' C थे, और जो नीचे वाले थे यदि वो यहाँ पर जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो कैसे लिखाते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये B' C है यहाँ पर जाता है, नीचे क्या आ जाता है हमारा A1 B' यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये A1 B' यहाँ पर आ गया। तो यदि आप देखें जो B' C यहाँ पर है और यदि यहाँ पर है B' C, तो ये B' से B' कैंसिल हो गया। तो ये हमने इनको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, और चाहें तो आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं समझने के लिए। तो इनको कैंसिल कैसे कर दिया, इस तरह से यहाँ पर कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन समझने के लिए आप इस तरह से इसको एक स्टेप नोट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको। तो अब जो हमारा M है वो क्या आ गया, यहाँ से A' B', नीचे क्या आ गया, A1 B' यहाँ पर हमारा, ये हमारी M यहाँ पर आ गया। तो इतना आपको समझ में आया किस तरह से हमने इसको किया। अब देखिए, अब इसको करेंगे हम कहाँ पर, इस तरफ। तो यदि आप इसको देखें A1 को, और A1 को अपन थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं यहाँ पर, ये समझ में आया आपको सब तरफ। तो यदि आप A1 B' को देखें, जो A1 है वो B' है, वो आपको इस AB के इक्वल नहीं लग रहा, क्योंकि हमने तो बस रेफरेंस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया था। लेकिन जो यदि आप इन दोनों लाइन को देखें तो ये आपको सेम नहीं लग रही। तो क्या हो जाएगा, जो A1 है, जो B' है, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर है किसके, हमारे, ये सिमिलर है हमारे, इस तरह से इसको बना देते हैं। तो ये सिमिलर का साइन होता है, ये किसके, हमारे AB के। यदि आप देखें A1 B' को देखें तो ये, और AB वाली लाइन को देखें तो ये कैसे लग रहे हैं, आपस में सिमिलर लग रहे हैं। तो सिमिलर लगने से होगा क्या, इस A1 B' की जगह हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन तो सिमिलर है, सेम जैसी हैं। तो इनकी जगह क्या करेंगे, A1 B' की जगह हम AB ले देंगे। ये एक्चुअली में तो हमने क्या किया था, इसको बनाया था, ये पहले तो डायग्राम में नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB लेंगे, क्योंकि ये A1 B' हमें क्या है, AB के सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर है। तो अब क्या करेंगे, हम इस M में चेंज करेंगे। तो M = में क्या आ जाएगा, A' B' अपॉन में क्या आ जाएगा, AB यहाँ पर आने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको किया है, कि A1 B' हमारे AB क्या था, सिमिलर था, तो इसलिए यहाँ पर A1 B' की जगह हमने AB यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, जो A1 है, जो A' B' है, और यहाँ पर AB है। यदि आप इसको देखें
जो सेंटर है, सेंटर से हमको पता है, जो सेंटर है उससे हमारे किसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है, u होती है। जो सेंटर है उससे हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है, u होती है। और जो हमारे सेंटर है उससे किसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है, v होती है। इसको ऊपर मिटा देते हैं। जो हमारा सेंटर है उससे हमारी इमेज की डिस्टेंस कितनी होती है, v होती है। ये आपको पता है। तो यदि आप a डैश b डैश को देखें, ये a डैश है, ये b डैश है, ये क्या हमारा इमेज है, तो इमेज के लिए क्या हमारी v आ जाती है। तो यदि आप देखें तो m a डैश b डैश क्या है, v है। और यदि आप v को देखें तो v है कैसा, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड। ये तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होती है इनको किस में लेते हैं, हम माइनस में लेते हैं। और जो इस साइड होती है इनको हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, राइट हैंड साइड। जो v है हमारा वो माइनस में आ गया। और यदि आप ए बी को देखें, जो ये ए बी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी कैसा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है। और ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो u भी माइनस का, तो ये माइनस के माइनस कैंसिल, तो यहाँ से m इज इक्वल टू में क्या आ गया, v अपॉन यू आ गया। ये इस तरह से अपन ने m को यहाँ पर लिख दिया। और यही रेशो आपको पता है, हमारे जो रेशो होता है वो ये होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैग्निफिकेशन का रेशो आ गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब हम आगे जो करेंगे वो होगा इसके बाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन वाले इस लाइन को यहाँ पर मिटाएंगे। तो यदि मैं इसको मैग्निफिकेशन को यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ पर ये बोर्ड पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको ये बोर्ड के कारण दिखेगा नहीं। चलो इसको अपन इतना छोड़ देते हैं, इसके बाद यहाँ से करेंगे। यहाँ आपको क्या उजीला ज़्यादा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर यदि मैं कुछ लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। तो इसके बाद अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा इन ट्राइंगल, यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C आर सिमिलर। यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमने लेंस फार्मूला में किया करते थे कि ABC, हमारा जो ABC ये वाला ट्राइंगल है और जो A डैश B डैश C वाला ट्राइंगल है, ये कैसे आपस में सिमिलर हैं। मतलब ABC ट्राइंगल और A डैश B डैश C ट्राइंगल कैसे हमारे सिमिलर हैं। और आपको पता है यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी कैसा होता है, आपस में इक्वल होता है। मतलब कि यदि ABC और A डैश B डैश C ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो बनती है उनके रेशो भी इक्वल होते हैं। तो आइए लिख देते हैं। तो हमारा क्या है, ABC और A डैश B डैश है, तो हम इसको यदि लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये A डैश ये B डैश हो जाएगा। तो इसके अपॉन में आ जाएगी कौन सी, AB वाली साइड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी इसकी साइड है A डैश B डैश ट्राइंगल की, वो नीचे वाली कौन सी, BC है। और इसकी कौन सी, हमारी सिंपल BC है। इसकी B डैश C है, इसकी BC है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप कहेंगे एक साइड और रेशो इक्वल होता है। अब आपको इसका कारण, अब आपको इतनी वीडियो आप देख चुके हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, पता है आपको। जो एक्चुअल में हमको डिस्टेंस पता होती है वो कहाँ पता होती है, सेंटर से, पोल से। आपको पता है ये पोल होता है, तो इससे हमको डिस्टेंस पता होती है। लेकिन यदि आप देखें तो यहाँ पर ये A डैश C है और ये AC, ये वाली साइड ही हमारी इसके इक्वल होती, बिल्कुल होती। लेकिन इसको लिखा क्यों नहीं, क्योंकि उसकी हमको डिस्टेंस को यहाँ से पता ही नहीं है ना। आपको AC पता है, चलो यहाँ से आपको A भी पता है, A भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। A डैश B पता है, वो V हो जाएगा। लेकिन ना AC पता ना A डैश C पता, तो इसलिए हमने थर्ड साइड का रेशो था उसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको उसकी डिस्टेंस यहाँ पर पता नहीं थी। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब इस तरह से इनको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद जो होगा वो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नोट करना है। तो यदि आप यहाँ से देखें, जो A डैश B डैश है और अपॉन में AB है, जो A डैश B डैश है और अपॉन में AB है, वो किसके इक्वल आया था, हमारे किसके इक्वल आया था, M के इक्वल आया था। A डैश B डैश और AB किसके इक्वल आया था, M के इक्वल आया था। तो इस A डैश B डैश और AB की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर M को पुट कर सकते हैं। यदि ये वाली
ए डैश बी डैश ए बी एम के इक्वल है, तो ये ए डैश बी डैश ए बी की जगह अपन क्या कर सकते हैं, एम पुट कर सकते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, तो एम इज इक्वल टू में हम करेंगे क्या, बी डैश सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बी सी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपको समझ में आ गया कि हमने बी डैश सी और बी सी एम की जगह ए डैश बी डैश ए बी जगह यहाँ पर एम पुट कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम जो करेंगे इसके बाद वो समझिए। तो यहाँ पर यदि आप m को देखें और b डैश सी को देखें और बी सी को देखें, तो b डैश सी क्या है हमारे, b डैश सी ये किसकी डिस्टेंस है, हमारी इमेज की डिस्टेंस है v की। किसकी डिस्टेंस है, v की। तो यदि b डैश सी की जगह चाहूँ तो मैं b पुट कर दूँ और बी सी क्या है हमारी, ये बी सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो बी सी की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो वही सब कुछ आएगा, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर से मिटाएंगे, ये नीचे नीचे बहुत ज़्यादा हो गया। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम ऊपर से मिटाते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये बी सी और बी डैश सी इसको हम क्या करते हैं, एक बार ऊपर लिख देते हैं। तो एम इज इक्वल टू में जो बी डैश सी है और बी सी है, इसकी जगह क्या करेंगे, बी डैश सी। बी डैश सी क्या आने वाले हैं, यदि आप इसको देखें, जो हमारा क्या था, बी डैश था, बी डैश सी था, ये बी डैश सी किसके इक्वल है, बी डैश सी क्या है, डिस्टेंस है हमारी v की, तो ये हमारी v के इक्वल आ जाएगा। और बी सी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है। लेकिन यदि आप दोनों को देखें तो दोनों कैसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस के साइन आएंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, v अपॉन में u यहाँ पर आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू में v अपॉन में u तो आ गया, लेकिन इस v अपॉन u से फ़ायदा क्या हुआ वो देखते हैं। इस v अपॉन u से फ़ायदा ये हुआ, इसको हम यहाँ से अब केस को 1 को मिटाएंगे, यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आगे समझिए, आगे करेंगे हम अकॉर्डिंग टू m, जो हमारा लेंस फार्मूला था उसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, यहाँ पर हम लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूला हमारा होता क्या है, आपको पता है, 1/f इज इक्वल टू में 1/b माइनस का 1/u, ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, हम इस लेंस फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, v का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v, मतलब यहाँ पर पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई लगा देंगे किससे, v के। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम v के साथ। तो यदि हम v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन f हो जाएगा। इसके साथ यदि v का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, v अपॉन f हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, v अपॉन b आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, v अपॉन u हो जाएगा। इस तरह से हमने v का मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। और यदि आप यहाँ पे देखें तो v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v अपॉन में f, और यहाँ पर v से v कैंसिल, तो ये 1 बचा। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें तो v अपॉन u, और जो v अपॉन u है वो किसके इक्वल है, हमारे m के इक्वल है। ये यहाँ पर v अपॉन u आया, और यदि आप ऊपर देखें तो जो v अपॉन u था वो किसके इक्वल आया था, m के इक्वल आया था। तो इस v अपॉन u की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर m पुट करेंगे। तो इस v अपॉन m की जगह क्या किया मैंने, m यहाँ पर पुट कर दिया। तो इस तरह से समझ में आया कि लेंस फार्मूला है उसका यूज़ हमने क्यों किया। अब देखिए यहाँ से इस m की वैल्यू यदि हम मैं फाइंड करूँ तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये m इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ इसको उठा के लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 है, और ये v अपॉन f यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
ये हमारा क्या आ गया, v अपॉन में f यहाँ पर आ गया। अब देखिए आप, जो v है मतलब यहाँ पर v है वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल है, d के इक्वल है। d के इक्वल क्या है हमको पता है, हम केस वन किसके लिए कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन के लिए कर रहे हैं। मतलब जो इमेज है वो कैसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनी जहाँ से हमको ये कोई भी चीज़ क्लियरली दिख सकती है, जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहाँ से हमको कोई चीज़ क्लियर दिख सकती है। तो जो इमेज बनी है वो कैसी डिस्टिंक्ट विजन पर है, मतलब v इज इक्वल टू में हमारे d हो सकता है। बात समझ में आ रही, v इज इक्वल टू d क्यों लिया, क्योंकि हम केस कौन सा कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। और यदि आप देखें तो जो v है हमारा वो कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड था। जो v इज इक्वल टू में d आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये v कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड था, तो d कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इस v की जगह क्या करेंगे, हम d पुट करेंगे, लेकिन d कैसा है, माइनस का है। तो m इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। v की जगह यदि हमने d पुट किया और d कैसा है, माइनस का, और क्यों है पता है आपको। तो जो m क्या, जो हमारी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या आ जाएगी, 1 प्लस डी एफ, यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन हमारी आने वाली है। ये आ गया हमारा मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ये मैग्नीफिकेशन हमको केस वन में यहाँ पर फाइंड करनी थी, ये हमने कर ली। ये समझ में आया, डी क्यों लिया, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन के लिए केस करना है। तो v इज इक्वल टू में डी आ जाएगा, और डी कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड था। जो v देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो डी यहाँ पर कैसा आ गया, माइनस का आ गया। इस तरह से हमने ये m यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो बात समझ में आई, तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसका केस 2। तो केस 2 में क्या करेंगे वो समझते हैं। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जो केस नंबर सेकंड है। सेकंड नंबर केस क्या है, सेकंड की जगह इसको करते हैं हम केस सेकंड ही डाल देते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा हमारा, केस सेकंड हो जाएगा। तो केस सेकंड हमारा क्या कहता है, इमेज एट फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल विजन। जो हमारी इमेज है यहाँ पर वो कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। तो इन्फिनिटी पर इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको देखते हैं। तो इस पर क्या करेगा, हम थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पर चेंज करेंगे। ये डायग्राम आपको क्या करना है, एक बार फिर से बनाना है। कैसे बनाना है वो देखते हैं अपन। तो डायग्राम में आपको सिंपल चेंज क्या करना है, जो हमारा फोकस था, ये जो अभी क्या था फोकस के, और जो ए बी कहाँ था, फोकस को इसके बीच में था। लेकिन अब क्या करना है, जो फोकस, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है हमको, जो हमारा फोकस था, मतलब कि अब क्या हो गया, जो ए बी है हमारा वो कहाँ पर ही, फोकस पर ही प्लेस है। पहले क्या था, ए बी फोकस के और सेंटर के बीच में था, लेकिन अब क्या किया हमने, जो ए बी है उसको फोकस पे प्लेस कर दिया। और आप एक रूल जानते हैं क्या, यदि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे प्लेस है, तो जो इस पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो ये इमेज कैसी बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे जाके यहाँ पर बनने वाली। ये कैसी जाएंगी, अब यहाँ पर रे इन्फिनिटी पर जाएंगी। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा इन्फिनिटी पर बना देते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर अब बनेंगी। इस तरह से अभी कैसी इन्फिनिटी पे यहाँ पर बनेंगी। क्या हुआ, हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पर, फोकस पे प्लेस किया। तो फोकस पे प्लेस करने से हुआ क्या, जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर जाके बनेगी। ये रूल आपको पता है, यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर, फोकस पर प्लेस है, तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। तो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, तो आपको पता है ये रे हमारी कहाँ बनाएंगी, दोनों रे इमेज कहाँ बनेगी, ये रे हमारी इमेज बनाएंगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये रे कहाँ इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनाएगी, तो हम इसके साथ ही क्या करेंगे, हमारी जो इमेज है उसको फॉर्म कर देंगे। मतलब इस पॉइंट पर हम क्या ले लेंगे, हमारा जो ए डैश है वो वाला पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। समझ में आई बात, इमेज हमारी तब भी यहीं पर फॉर्म करेगी। हमने क्या किया, बस समझने के लिए यहाँ पर इमेज फॉर्म कर ली, बाकी इमेज क्या इन्फिनिटी पर जाके बनेगी। पर हमको पता है ये रे हमारी क्या करेंगी, इन्फिनिटी पर जाके इमेज बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसको बना लिया। अब पूरा का पूरा जो पहले था वही सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ वही है।
बाकी इसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा कि जो हमारी इमेज है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया ए बी पर जो हमारा जो मतलब पहले जहाँ पर हमारी इमेज बन रही थी फर्स्ट वाला डायग्राम था, इमेज वहीं पर फॉर्म होगी क्योंकि हमको पता है ये रे आखिर में जाके यही तो इमेज बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक रे से हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म कर ली। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वही जो मैग्निफिकेशन के लिए हम करते थे वो क्या था, बीटा अल्फा था, लेकिन स्मॉल जो एंगल है उसके लिए क्या करते थे 10 यहाँ पर बीटा आ जाता था और अपॉन में 10 अल्फा यहाँ पर आ जाता था। तो बात आपको इतनी समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, जो 10 बीटा है, मैंने वहाँ पर आपको जब एंगल बता रहा था तो बताया था जो हमारा बीटा एंगल था, जो बीटा हमारा ये एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ था, ये दो ट्राइंगल के लिए था। ये एक तो ए डैश बी डैश सी के लिए था, ये आपको पता है, इसके लिए हमने यूज़ किया था। और एक ये सी वाला जो बीटा एंगल है वो किसके लिए था, एक ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि सी पॉइंट इस पर भी है इस पर भी है, तो ये बीटा एंगल इस ए बी सी वाले ट्राइंगल पर भी है। तो अब इसमें हम जो ट्राइंगल है वो ए बी सी वाला यूज़ करने वाले हैं इसलिए। तो यदि 10 बीटा को मैं ए बी सी वाले ट्राइंगल से देखूं तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 10 इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले पर, ये ए बी सी ट्राइंगल पर, ये ए बी सी ट्राइंगल ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो इस ए बी वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और जो 10 अल्फा है उसमें तो जो हमने पहले वाले में किया था वो यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 10 अल्फा के लिए तो क्या है आपको पता है, A1 B डैश C ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो A1 B डैश C में हमारा A1 B डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा और B डैश C क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसका बेस हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर एक बात समझनी कि ABC वाला ट्राइंगल हमने यहाँ पर यूज़ किया है बस, बाकी अब इसमें कुछ नहीं है। देखिए यदि आप ABC वाले ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, आपको पता है ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, और फोकस से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, F होती है। मतलब ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी फोकस की होगी। क्यों होगी, क्योंकि फोकस पर ही तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेंटर से फोकस की दूरी F होती है। तो इसकी जगह हमने क्या किया, F यहाँ पर पुट कर दिया। समझ में आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे ही रखा हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर F यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज है हमारी, जो हम यहाँ पर जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए जो A1 B डैश है, A1 B डैश मतलब जो A1 है और जो B डैश है वो क्या है हमारे, सिमिलर है किसके, AB के। मतलब जो A1 B डैश है वो AB के सिमिलर है, मतलब ये दोनों लाइन को देखी तो ये सिमिलर जैसी, ये तो हमने समझने के लिए लिया करते थे बस, लेकिन एक्चुअल में ये भी है सब कुछ, क्योंकि ये सिमिलर है इसके। तो इस A1 B डैश की जगह क्या करूँगा मैं, A B पुट कर दूँ, क्योंकि ये कैसी सिमिलर है। तो M इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, AB और BC, नीचे भी क्या आ जाएगा AB, और इसके नीचे क्या आ जाएगा B डैश C यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या होगा, AB से AB यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल कैसे होगा मैंने अभी इसी वीडियो में पीछे बताया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। जो M इज इक्वल टू में क्या है, AB है, नीचे क्या है, BC है। जो नीचे वाला पार्ट है यदि वो इसके इनटू में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पलट के जाता है। तो ये B डैश C ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखाएगा, ये B डैश C ऊपर चला जाएगा और ये AB नीचे चला जाएगा। तो ये AB से AB कैंसिल हो जाता है हमारा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर AB से AB ऐसे कैंसिल होता है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, आपको पता है AB से AB चला गया, ऊपर क्या बचा, B डैश C बचा, ऊपर क्या बचा, B डैश C बचा, नीचे क्या बचा, BC बचा। ये हमारा यहाँ से बचा। अब आप यदि देखें तो जो B डैश C है, ये B डैश C, ये B डैश क्या है, B है, लेकिन हम डिस्टिंक्ट मेजर में लेके चले थे वो क्या था, ये B डैश C D के कल आ गया था। तो ये B डैश C जगह क्या जाएगा, ये B डैश C, ये B डैश C, ये जगह क्या जाएगा, D के जाएगा। तो ये पुट कर देते हैं, तो B डैश C की जगह क्या जाएगा हमारा, D के जाएगा। लेकिन ये D कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड होता तो प्लस का आता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का आया। उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, BC, B
से सी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी एफ है, और एफ भी कैसा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी कैसा आएगा माइनस का आएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, जो यहाँ से हमारी सेकंड केस के लिए आई इन्फिनिटी के लिए, वो मैग्निफिकेशन क्या आई डी अपॉन में एफ यहाँ पर आ गई। तो एम इज इक्वल टू में डी अपॉन एफ, ये हमको यहाँ पर लाना था और हम इसको ले आए। तो ये था हमारा केस टू इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में थोड़ा डायग्राम चेंज करना है आपको बस, बाकी आपको ये एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये तो आपको सिंपल इस तरह बन जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप ये था हमारा। यदि 5 नंबर में आता है तो आपको पूरा ये करना होगा। केसेस किस तरह पूछ लिए जाते हैं वो आप पेपर में देख लेना कि दोनों केस करने हैं क्या, एक सिंपल डिस्टिंक्शन वाला पूछ लिया, इन्फिनिटी के लिए पूछ लिया, वो आप पेपर में लिख सकते हैं। लेकिन ये 5 नंबर में आ जाता है तो पूरा आता जान बार बार। तो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।